बात करें तो इसमें शिक्षण में अभिवृद्धि कितनी महसूस की गई? यदि ये देखा जाए कि जो हमारी मूलभूत शिक्षा थी उसमें कहीं गतिरोध आया जी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें इस तरह का मालूम नहीं था कि जो हमारी ई लर्निंग है वो किस परिस्थितियों में किस स्थान पर किनके साथ और कैसे हमारे लिए एक वो अभिशाप के रूप में काम आएगी। तो ई लर्निंग से हमने ये देखा कि बच्चों में सहज भाव धीरे धीरे आया। हमारी पहुंच भी कम थी जी। उस पहुंच को हमने और ज्यादा व्यापक बनाया और ई लर्निंग को हमने एक सामान्य स्वरूप के रूप में देखा जहाँ की ई लर्निंग को पहले हम एक स्पेशल रूप में देखा करते थे कि बिहार क्लासेस में ही ई लर्निंग का हमें उपयोग करेंगे। हमने उसको ना करके हमने बिल्कुल बिगनिंग जो बिगनर्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए और इसको हायर क्लासेस और जैसे हम ये कहें कि जो विद्यालय शिक्षा थी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की जिसमें हम ये कहें कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको जो है वीडियो के माध्यम से या उनको जो है ये सोशल मीडिया के जितने भी हमारे जो भी विकल्प थे उनके माध्यम से हमने उनको प्रचार प्रसार करके और स्मार्ट क्लासेस के बारे में वो निर्भर करता है कि आपने ई लर्निंग का किस तरह से आपको सदुपयोग करना है। बिल्कुल सर। तो सारे रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते बहुत सारे खुल गए और ई लर्निंग की तरफ हम बढ़ चले हैं सर। सर जो ई लर्निंग की बात जिस तरह से आपने कही कि प्राथमिक कक्षाओं से हमने फ्रॉम बिगनर टू हायर क्लासेस तक हमने इस ई लर्निंग पर आ गए, पटरी जो थी शिक्षा की ई लर्निंग पर पूरी तरह आ गई। पर सर क्या प्राथमिक कक्षाओं में ई लर्निंग सही है? सही तो नहीं कह सकते लेकिन हमारे लिए एक सहयोगी जैसे हम कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग एड के रूप में जैसे हम कहते हैं हमारे संसाधन है वो। मूलभूत शिक्षा हम उसको देना संभव नहीं है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षा के आयाम में अभिवृद्धि करने के लिए और बच्चों में कौशल विकसित करने के लिए ई लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। योगदान होने के साथ साथ क्या आप उसके कुछ नुकसान कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट्स आप देखते हैं? और साइड इफेक्ट हम कहेंगे कि इसमें चुनौतियां तो जरूर है जी, चैलेंजेस। क्योंकि जब ई लर्निंग की जब बात करते हैं तो हमारे पास में पर्याप्त संसाधन होने चाहिए हर स्तर तक होने चाहिए। बिल्कुल। जो जिनके पास संसाधन है वो तो इससे बहुत फैमिलियर हैं लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं है उनको संसाधन जुटाना जी या फिर उसमें कोई उनको विकल्प खुले रखना कि भाई उनके साथ कौन से विकल्प हो सकते हैं। तो निसंदेह जब धीरे धीरे इन पे काम किया जाता है तो हमारे साथ चुनौतियां भी आती है। तो हम इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि हम ये एक जो हमारी परंपरागत जो ट्रेडिशनल शिक्षण व्यवस्था है उसका विकल्प नहीं है जी, उसका सहयोगी है। और अगर दोनों को सहयोग लेके गए तो निसंदेह एक कॉम्बो जो हमारा ग्रुप है हमारा पैक है उससे हम बच्चों में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और बच्चों में शैक्षिक कौशल या कौशल में अभिवृद्धि करने में ये हमारे एक सहायता कर रहा है। बन सकता है। बिल्कुल सर। और बन भी रहा है और शिक्षा का प्रसार और प्रचार हम देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। पर सर यहाँ एक चैलेंज ये भी आता है कि एक छोटा बच्चा प्राइमरी क्लासेस का ही हम ले लें, वो कंप्यूटर स्क्रीन के आगे काफी देर तक काफी समय जो है वो ई लर्निंग में जा रहा है तो फिजिकल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। तो इस तरह के दुष्प्रभाव भी बच्चों को देखे गए हैं ई लर्निंग के दौरान। तो उस पर आपका क्या कहना और क्या इसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ई लर्निंग के साथ? निसंदेह आप जिस बात को कह रहे हैं कि ई लर्निंग में और इस कोविड जो काल में बच्चों को एकाकी बना दिया। बिल्कुल सर। तो एकाकी से ये हुआ कि उसका जो स्वतंत्र उसका जो भाव है और जो फिजिकल जो उसकी एक्टिविटी थी और जो विद्यालय में या संस्थाओं में संभव है अपने साथियों के साथ है निसंदेह हर किसी भी उसके सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी जी। हम इसको अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो हम ये देखें कि निसंदेह बच्चे को उसने एकाकी तो बनाया है जी। और बच्चा उसके ऊपर निर्भर भी होता जा रहा है लेकिन क्यों ना इसका हम एक सकारात्मक स्वरूप को देखें कि हमारे शिक्षक को और समाज को जो उनके बीच में संवाद की स्थिति कम थी वो संवाद की स्थिति बढ़ गई जी। क्योंकि जो प्राथमिक कक्षाओं में आप ये कह रहे हो कि निसंदेह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जो है वो मोबाइल के साथ या जो भी संसाधन उनके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं थे लेकिन उनके जो गार्जियन और जो अभिभावक थे हमने उनको जोड़ा
तो जोड़ने का मतलब ये है कि शिक्षक और अभिभावकों के बीच में संवाद की स्थिति बढ़ी, जी, विश्वास बढ़ा। यहाँ पर यह है कि अब तक तो अभिभावक कभी कभी जो जाते देखते थे, ये डे बाय डे का उनका था कि हाँ हमारा विभाग है, हमारी सरकार है, हमारे शिक्षक है, जी, बच्चों के साथ कितने चिंतित हैं और कितना उनके साथ आगे कार्य करने की जो मनोदशा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में थोड़ा सा कहीं एक ये कहते हैं कि उनकी गतिविधि में कहीं रोक तो आए, लेकिन हाँ उनके लिए एक नए आयाम भी खुले। सर अधिगम कौशल की बात हम करें, जिस तरह से आप कह रहे हैं नए आयाम खुले हैं, नए रास्ते खुले हैं, तो अधिगम कौशल में शिक्षण की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कितना अभिवृद्धि महसूस की गई सर? अधिगम कौशल वाली जब हम बात करते हैं तो बच्चा जब भी जिस स्थान पर है, जिस परिवेश में है, वो घर से बाहर निकलने के बाद उसके बाद सामने एक सड़क आई, वो सड़क को क्रॉस कर रहा है, उसने बड़ी सफलतापूर्वक वो क्रॉस कर ली सड़क। यहाँ हमारा उसके कौशल विकास हुआ। हम ये कह सकते हैं कि उसको अवेयर है वो कि उसको किस तरह से रोड क्रॉस करनी चाहिए। जब भी कोई स्टेप आगे बच्चा रखता है या कोई भी व्यक्ति आगे रखता है, कहीं ना कहीं उसके कौशल में अभिवृद्धि भी होती है, कौशल में विकास भी होता है। यहाँ पे मायने अगर हम ये देखें कि ई लर्निंग या ये सारा पूरा वर्तमान में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां बनी हुई है, बच्चों के अधिगम यानी शैक्षिक अधिगम में तो हम ये कहेंगे कि इतना ज्यादा अभिवृद्धि नहीं हुई, लेकिन जो अधिगम कौशल विकास के जो संसाधन है उसके आत्मसात में अभिवृद्धि जरूर हुई है। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल के साथ बड़ा फेमिलियर हुआ है वो यूट्यूब को जान गया है, वो स्मार्ट क्लासेस को जानने लगे कि स्मार्ट क्लासेस क्या होती है। लैपटॉप के यूज केवल हम ये कह सकते हैं कि लेटर टाइप करना है या फिल्में देखना ही नहीं है, स्मार्ट क्लास में उनका क्या उपयोग है और किस तरह से हम उसको और ज्यादा मतलब उसको सहज बना सकते हैं। तो जो भी मायने हैं, जैसे दूरदर्शन वाली बात है, तो अक्सर दूरदर्शन हम ये देखते थे कि धारावाहिक कुछ जो है वो सीरियल ही आते हैं या पिक्चर। आज पता चला कि दूरदर्शन के मायने है कि हम शिक्षा के संसाधन के रूप में भी हम देख सकते हैं। हम आकाशवाणी को किस तरह से हम शिक्षा के प्रचार प्रसार के संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो आत्मसात हुआ है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के कौशल में अभिवृद्धि हुई है और देख रहे हैं, और शिक्षा की निरंतरता का जीता जागता हम एग्जाम्पल इसको कह सकते हैं। सर स्माइल की बात करें, स्माइल से क्या अभिप्राय है हमारे दर्शकों को बताइए आप। स्माइल के मायने अगर हम देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ तो है ही है कि प्रसन्न बिल्कुल, वो आपका चेहरा देखते ही स्माइल आ गई है। तो लेकिन इसका अगर हम विस्तृत रूप इसके जो एब्रिविएशन है विस्तृत रूप देखा जाए तो वो ये है कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहेंसमेंट। यानी कि जो गैप आने की संभावना हुई, लर्निंग लॉस की जो एक संभावना व्यक्त हो रही थी, तो राज्य सरकार ने बहुत कम समय में ये ध्यान में रखते हुए कि कोविड की जिस तरह से एक पीछे फीडबैक आ रहा था कि बहुत लंबा चलेगा जो भी है, तो एक कार्यक्रम जो है सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए और जिसमें कहेंगे व्हाट्सएप को सहारा लेते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया स्माइल का। और स्माइल के माध्यम से व्हाट्सएप की सहायता से अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ जो उनका पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों के कक्षा स्तर को, बच्चों की गति, जो सीखने की गति थी, बच्चों के जो सीखने के स्तर थे, उसको ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे वीडियोस बनाए गए और उन वीडियो के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की जो प्रक्रिया थी उसको निरंतर बनाए और इसमें निरंतर बदलाव भी आए। तो उसमें स्माइल 1 का नाम दिया, जिसमें कि छोटी छोटी जो है यूट्यूब पर है छोटे वीडियो दिए गए थे। फिर उसके बाद में ये देखा गया कि नहीं, बच्चों ने अभी और थोड़ा सा हमें इसको और सहज या थोड़ा और इसको विकसित करना है, तो स्माइल 2 का नाम दिया गया, जिसमें बच्चों को केवल हमने पिक्चर ही नहीं अभी तो उसमें गृह कार्य को भी समावेशित किया। उनके साथ वर्कशीट का था कि वर्कशीट को भी एड ऑन किया। जब हमने देखा
कि विद्यालय खुल गए या विद्यालय खुलने की स्थिति में थे, तो स्माइल 3 कार्यक्रम शुरू किया गया, उसको थोड़ा सा और उसको विकसित रूप में दिया गया जी। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये कि जैसे जैसे परिस्थितियां आई, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने संसाधनों को किस तरह से एक सकारात्मक रूप में हमने उसको उपयोग में लिया, बिल्कुल ये स्माइल कार्यक्रम की। और ये हम इस प्लेटफॉर्म से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान राज्य ऐसा था जिसने बहुत शॉर्ट पीरियड में जी राजस्थान के 10,000 विद्यालयों, जी 302 ब्लॉक, 33 जिले, जी राज्य के एक केंद्र से एक नेटवर्क विकसित किया जी। और जो कि 80 लाख विद्यार्थियों को टारगेट रखते हुए जी। और उसमें ये देखा गया कि कक्षा वर्ग के में जब उसका फीडबैक लिया गया तो ये देखा गया कि लगभग 30 से 40% बच्चों में एक तक हमारी पहुंच बनी। और जैसे जैसे स्माइल के स्वरूप बदले जी हम एडवांस रूप में गए, बच्चों को और अधिक हमने लाभान्वित किया। बिल्कुल सर, लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से आप कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन आए हैं, कौशल विकास हुआ है, स्किल डेवलपमेंट हुई है, बच्चों से इंटरेक्शन ई लर्निंग के माध्यम से बढ़ा है। सर उस पर चाहेंगे आप थोड़ी और रोशनी डालें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं जी जी जी। जयपुर में ही विधानसभा के पास में अवधपुरी एक स्कूल है जी। वहां पर जिस परिवेश के बच्चे पढ़ते हैं जी निसंदेह उनमें, क्योंकि बच्चे सब मतलब हुनर रखने वाले होते हैं, वहां पर इस तरह से फीडबैक आया। और एक जैसे हम कहते हैं कि जो स्टोरी अगर देखी जाए, सक्सेस स्टोरी अगर देखी जाए, 2 बच्चे ऐसे थे जो कि मोबाइल से बहुत यूज्ड टू थे, उनको सहज भाव से यूट्यूब पे जाना और व्हाट्सएप का उपयोग करना। तो जो वहाँ के शिक्षकों ने स्मार्ट क्लास से और उनको जो है शिक्षण के जो भी पाठ्यक्रम को जो डिलीवर करना था, उन्होंने अपने संसाधनों को उपयोग करते हुए स्मार्ट क्लासेस से जो उनको डिलीवर किया। तो वहाँ ये ध्यान में आया कि जो 2 बच्चे जिसको हम ये कहते हैं कि थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के थे, उनकी जो सामर्थ्य और जो शक्ति और जो एनर्जी थी जी, उन्होंने उसको सीखा जी। और सीखने के बाद में यानी जब बच्चे जब ग्रुप में समूह में जब आते थे अपने मोहल्ले से, तो उनको वहीं से उनको सिखाते हुए आते थे कि आज इस तरह से हमने इस पाठ को ये देखा, मैडम ने या सर ने हमें ये बताया। तो ये कहने का मतलब ये है कि केवल बच्चा अकेला ही नहीं, अभी तो क्या है कि बच्चा जब अपने परिवेश में अपने साथियों के साथ होता है तो निसंदेह समूह से भी बहुत उसको जो है सीखने को मिलता है और अनुभव जो मिलते हैं उसको सीखने को, तो बच्चा बच्चे की बहुत जल्दी नकल करता है जी। तो ये मैं एक सक्सेस स्टोरी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि मेरे संज्ञान में ऐसे जन कितनी एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा। बाड़मेर में एक ऐसे शिक्षक की एक स्टोरी आई, हाईलाइट हुई वो, और वो पत्रिकाओं में भी और समाज पत्रों में, समाचार में भी बड़ा विकसित हुआ कि वो ऊंट पे बैठ के बच्चों के साथ, जहाँ 2 या 3 बच्चे मिल जाते उनके साथ बैठ के उनके साथ काम करना। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे निर्भर करता है कि हमारी सोच और हमारी आगे का हमारे लक्ष्य क्या है, उनमें ध्यान में रखते हुए किस तरह से कार्य करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा सर, हमारे खुद का जो होता है उद्देश्य क्या है और हम किस हद तक उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, हमारी जद्दोजहद कैसी होती है, उस पर निर्भर करता है। सर हम जब ई लर्निंग की बात कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए शिक्षण की अगर बात करें तो? ई लर्निंग की सावधानियों में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि ऐसा ना हो कि अभिभावक इतने लापरवाह हो जाएं कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उसको एकांत में छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि आज जो गूगल प्लेटफॉर्म पे वो तो ऐसा समुद्र है, उसमें जितने भी गोते लगाए जाए वो कम है। तो ये जो ई लर्निंग में हम संसाधनों को जो उपयोग में ले रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि वो संसाधन बिल्कुल जिस लक्ष्यों को लेके और जिन उद्देश्यों को लेके ले रहे हैं वो वहीं तक सीमित रहे, उनसे हट के ना हो, कहीं कोई ऋणात्मक जो नेगेटिव अप्रोच जो बच्चों की बन रही है उससे रोका जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। जी सर, जब चैलेंज हमारी जब बात कर ही रहे हैं तो एक चैलेंज ये भी होता है कि काफी बार ई लर्निंग को ही एक तरफा एजुकेशन, एक तरफा एक्टिविटी के रूप में भी देखा जाता है, वन साइडेड। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? निसंदेह इसको ई लर्निंग को वन साइडेड है, लेकिन अब ये दूसरा है, खाली ई लर्निंग कहना ही वन साइडेड नहीं है।
ई लर्निंग के माध्यम से अगर स्मार्ट क्लास को लगाया जाए जी और वहाँ पर हम सामान्यतः देखते हैं कि जो गूगल मीट हमारी होती है, गूगल मीट पे हैंड रेज करते हैं, हैंड रेज से क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा नहीं है केवल हमारे एक हमारी एक मानसिकता ये बन गई है वन साइडेड है। जी। लेकिन आज हम गूगल मीट के माध्यम से जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग चलती है उसमें निस्संदेह क्वेश्चन के लिए एक प्रावधान रखा जाता है। जी तो इसी तरह से अगर हम शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षक जो ई लर्निंग के माध्यम से हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं है। और हम फिर भी ये कहेंगे कि ई लर्निंग स्वतंत्र रूप से हम शिक्षण का माध्यम नहीं है, ये हमारी परंपरागत शिक्षण प्रक्रिया का एक सहज माध्यम है। और उसके साथ अगर दोनों को हम एक दूसरे को साथ में लेके रखें तो कहीं ना कहीं हम गुणवत्ता की ओर अग्रसर है, सहयोगी के रूप में हम इसको ले सकते हैं। बिल्कुल सर, एक ऑल्टरनेटिव नहीं है जिस तरह से आपने बताया। सर, हम लर्निंग लॉस के बारे में अगर बात करें तो आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां देखी गई है? लर्निंग लॉस में डेफिनेटली है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है चुनौतियों के रूप में, क्योंकि कक्षीय गतिविधियों में जो बच्चे अध्ययन करते हैं उसमें 2 या 3 तरह के बच्चे उसमें को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो श्रेणीगत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिलो क्लास स्टैंडर्ड हम ये कहते हैं, जो कि कक्षा स्तर से न्यून समझ रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा स्तर के होते हैं और कुछ बच्चे गॉड गिफ्ट होते हैं। बिल्कुल सर। तो जो बच्चों में इस तरह का जो अंतर है और कहीं परिस्थितियों में और अंतर आ जाए तो ये विकराल रूप ले लेता है जी। तो वहां पे हमें ये देखना होगा कि लर्निंग लॉस, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहूंगा कि राज्य सरकार ने इस लर्निंग लॉस को कम करने के लिए आओ घर से सीखें जैसे कार्यक्रम, बिल्कुल, और बैक टू स्कूल जैसे कार्यक्रम, बच्चों के जो दैनिक दिनचर्या है उसमें होमवर्क की प्रवृत्ति समाप्त ना हो, इसके लिए बच्चों को वर्कबुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया जी। और उसमें अलग अलग वर्कबुक है, जैसे पहल जी, पहल के बाद में फिर उसके बाद में आपके प्रयास जी, प्रयास के बाद में फिर आपके प्रवाह और अंत में दिया प्रखर जी। ये वर्कबुक के नाम दिए। पहल का मतलब ऐसे बच्चे जो बिहाइंड ग्रेड वाले थे, जिसको हम कहें कि कक्षा स्तर से न्यून जिन्हें कहते हैं, उन बच्चों के साथ काम किया गया। तो हमें यह देखना होगा कि यह चिन्हित करना होगा जी, क्योंकि लर्निंग लॉस सारे बच्चों के साथ नहीं है। लर्निंग लॉस उन बच्चों के साथ है जो पहले से ही कक्षा स्तर से निम्न वाली स्थिति में, उनके साथ लर्निंग लॉस की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है जी। तो हमें उन बच्चों के साथ तदनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है कि किन बच्चों के साथ क्या है, सजग रहना होगा जी। सारे विकल्प हमें खुले रखने होंगे, सभी संसाधनों का उपयोग करना होगा और जितनी भी हमारी मैन पावर है